Guys, we are starting with illustration 6 today for the holding company. Question says, at the time of acquisition by Moti Limited of 2000 shares in Choti Limited. Yani Moti Limited is holding company and Choti Limited is subsidiary. So let's first look at the share capital of Choti Limited. Because मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ छोटी लिमिटेड. 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, यानी हाउ मेनी शेयर्स 3,000, यानी हाउ मेनी शेयर्स 3,000, जिसमें से 2,000 किसके पास है, मोती के पास, और 1,000 किसके पास है, छोटी के पास. एक मिनट होल्ड करना बच्चा पार्टी. यस कार्तिकेय, कहाँ तक क्लियर है मेरी बात कार्तिकेय? हाँ जी सर. ओके, अब सबसे पहले अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2,000 शेयर उसके पास है, 1,000 शेयर उसके पास है. 7 बजे पानी का मुझे नहीं पता, कल शाम तक आएगा बोल दो. 2,000 1,000. अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुत्र नीचे कहते हैं द लेटर कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ ₹5,000, none of which has been distributed since acquisition. जल्दी मत करना बच्चों. आपको याद होगा मैंने बताया था डेट ऑफ एक्विजिशन plays a very important role in deciding or in dividing the profits between pre-acquisition period and post-acquisition period. Date of acquisition plays an important role in dividing the profits between pre-acquisition period and बोलो बेटा pre-acquisition period and सर आपकी आवाज लैग हो रही है, कुछ सुनाई नहीं. अभी आ रही है आवाज बेटा? Can you hear me now? सर आई कैन, बट बीच बीच में रुक रहा है. अभी is it better now? हाँ ठीक है. Okay, I repeat, date of acquisition plays an yes sir. Okay, date of acquisition plays an important role in dividing the profits between pre-acquisition period and post-acquisition period. I repeat, date of acquisition plays an important role in dividing the profits between pre-acquisition period and post-acquisition period. Now, हमें उसने डेट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं बताई, बट उसने ये बताया जिस दिन कंट्रोल एक्वायर हुआ इस डेट तक मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल कितना था? 5,000. थैंक यू. मेरे पास इंडिविजुअल रिजर्व और इंडिविजुअल सरप्लस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट मुझे पता है उसका ग्रैंड टोटल मुझे कितना दिया हुआ है? 5,000. और मेरे को पता है जो बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस दिया है, इधर देखो बेटा, जो बैलेंस शीट में छोटी लिमिटेड का रिजर्व और सरप्लस दिया है उसमें वो दिया हुआ है सेपरेट. रुक जाओ बेटा, कितना कितना दिया हुआ है? 6,000 एंड 9,000, 15,000. जल्दी मत करो. Reserve and surplus is in the ratio of 2:3. इसका मतलब जो डेट ऑफ कंट्रोल, डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिजर्व एंड सरप्लस होंगे वो भी किस रेशियो में होंगे? 2:3. It means my pre-acquisition reserve is 2,000 and pre-acquisition surplus is 3,000. And post कैसे निकालते हो आप? Closing minus ओपनिंग. So 6,000 minus. सर तो 2,000 3,000 प्री एक्विजिशन है ना? वो क्यों है ये समझ आया? हाँ सर वो समझ आ गया. क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिजर्व स्टूड एट, यानी टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन जितने भी रिजर्व या सरप्लस होते हैं दे आर क्लासिफाइड एज प्री एक्विजिशन. Till the date of acquisition they are classified as pre-acquisition. इसीलिए मैंने पूरे 5,000 को pre-acquisition बोला, बट उसको 2:3 में क्यों डिवाइड किया?
because my reserve and surplus are in the ratio of 2:3. 2:3. reserve and surplus are in the ratio of 2:3. It means my pre and post, they both has to be in the ratio of 2:3. बस अब इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दूं? होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग Yes. माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी इन द रेशियो ऑफ 2:1. which is 4,000, 2,000. इसको डिवाइड करना बेटा कितना आ रहा है? Sir, एक सेकंड. सर कौन से वाले को करूं? ये जो मेरा फ्रैक्शन वाला है ये चेक कर लो बस मैंने ठीक किया है कि नहीं. हाँ सर ठीक है. मैंने इन सबको डिवाइड कर दिया बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी. यहां तक कोई डाउट बच्चों? नो सर नो. SRK कोई डाउट? No, sir. रिदम? No doubt, sir. ऑलराइट, बस सच्ची बात बताओ, अब मेरा मेन काम तो खत्म हो गया. अब मेरा स्टेप नंबर 1 मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. सर आपको 1 सेकंड दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकता हूँ. ठीक है सर, थैंक यू. मेरे को अब यहाँ पे लिखना है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मेरी ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये देखो बेटा, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखा रखी है कितनी? 25,000. यस सर 25. ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25,000. इसमें हमें क्या ऐड करना होता है जो बहुत रेयर क्वेश्चंस में आता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं होता? प्री एक्विजिशन लॉसेस. प्रॉफिट माइनस होता है तो लॉसेस तो ऐड होते हैं. ऐड होते हैं. फिर मुझे इसमें से क्या माइनस करना है? नंबर 1 पेड अप शेयर कैपिटल. फॉर्मेट आप लोगों के पास है बच्चों? और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. क्योंकि होल्डिंग के पास तो 2,000 शेयर्स हैं. और क्या माइनस करना होता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, जिसमें रिजर्व के नाम पे हमारे पास कितना है? 1,333 और सरप्लस के नाम पे हमारे पास कितना है? रिजर्व के नाम पे हमारे पास है 1,333 और सरप्लस के नाम पे हमारे पास 2,000. 2,000. तो एक बार कार्तिक चेक करो क्या क्वेश्चन में गुडविल आ रही है 1667. देखता हूँ सर. स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है? कॉम्पुटेशन ऑफ मिशन इम्पॉसिबल कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट सुयश कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या ऐड कर लेते हैं बच्चों? पेड अप शेयर कैपिटल की छोटी लिमिटेड की कितनी शेयर कैपिटल आउटसाइडर के पास है? इट इज 10,000 10,000. प्लस उनका शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स. उनका शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स. रिजर्व में उसका शेयर कितना है? सरप्लस में उसका शेयर कितना है? 1,000. सिमिलरली ऐड करना पड़ेगा प्री के साथ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी. Yes, sir. ACQ इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. रिजर्व में कितना शेयर था और सरप्लस में कितना शेयर था? सो टोटल कितना आ गया? 15,000. क्या दे रखा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? 15,000 बेटा. सर मेरे को ना बुक में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है. अच्छा तो कोई मैं बात ये नहीं, निकाल- छोड़ दो. ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट. समझ आ गया बेटा? Yes. ओके. उसके बाद गुडविल यहां से पता लग गई 1667.
इनटेंजिबल एसेट गुडविल दिखा दिया ना पुत्र? हाँ सर, आप एक बार वापस दिखाते थे सोल्यूशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग। एक मिनट, इसमें पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल थी? सर वो देखता हूँ मैं। नहीं नहीं सर, नहीं थी, कोई वो भी पास हो इंटेंजिबल गई। एसेट। बिल्कुल ठीक है बच्चों, हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिदिम यहाँ तक समझ आ गया बेटा? Yes, sir. मेरी लास्ट बात सुनना बच्चों, जब आप कंसोल, देखो वैसे तो मैं कहता था घर पे खुद बना लेना बैलेंस शीट, बोलता था ना पुत्र, यस सर। बट आज जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगी और उसमें क्या दिखाओगी मेरा बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। उसकी फिगर मैं निकाल के दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरा मन कर रहा है। हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व मोती लिमिटेड का कितना था? 25,000। यस सर। जनरल रिजर्व मोती लिमिटेड का कितना था? 55,000। सरप्लस कितना था? 12,000। मोती मतलब होल्डिंग कंपनी का पूछा। हाँ। प्लस शेयर इन छोटी लिमिटेड कितना था? ये रहा बच्चों, देखो ये सारी फिगर्स मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। पोस्ट वाला याद करो, मैंने नोट भी लिखवाया था, पोस्ट वाला प्रॉफिट कहां शो किया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में? तो होल्डिंग का शेयर कितना है? 2667। होल्डिंग का शेयर इन रिजर्व्स कितना है? 2667। और सरप्लस 4000। तो मैंने सरप्लस में ऐड किया 4000 और यहाँ पे ऐड किया 2667। ये आ गया 27,667। ये आ गया 16,000। तो देखो ये आ गया मेरा शेयर इन छोटी लिमिटेड और टोटल बन गया 43,667। यस सर। दिख रहा है बता? यस। और बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होंगी, बट फिर भी मैं बोल के काम चला लूंगा। यहां तक रिदिम, सुयश, कार्तिकेय, कोई डाउट? कार्तिक, नो सर। रिदिम? No, sir. अब आखिरी सवाल बच्चों, छोटा सा, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे शेयर कैपिटल कितना दिखाओगे? बोलो ना सर बेटा। जो उसका था, माइनॉरिटी का था। है Sir, 1,22,000. 1 लाख? नहीं, 120 होगा I guess. यस बेटा, लिखवाया तो था। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं नहीं होती होती। है, नहीं होती। क्योंकि होल्डिंग वाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला गया और माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी में चला गया, उसकी शेयर कैपिटल बची ही नहीं। याद करो मैंने लिखवाया नहीं था ऐसे, ये देखो, क्योंकि मैं इन Yes. तीनों फिगर्स को ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। और जनरल रिजर्व और सरप्लस मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बता दिया, टोटल 43,667। देन ट्रेड पेबल कितना दिखाओगे? इन दोनों का टोटल विच इज 20,000। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स कितने दिखाओगे? इन तीनों चारों का टोटल। देख लो चाहे बेशक, 1 2 1,12,000 1,37,000, राइट? यस सर, राइट। यस सर। इंटेंजिबल एसेट आपने 1,667 दिखा दिया होगा बेटा। यस सर, वो जो गुडविल की अमाउंट। उसके बाद बस इनको ऐड करते जाओ और करते जाओ। यस उसके बाद बस इनको ऐड करते जाओ और करते जाओ। राइट सर। कोई दिक्कत? यस सर। मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। यस सर। नाउ इलस्ट्रेशन 7 कहता है, अगेन प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड S लिमिटेड एज एट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी। The shares were purchased by H Limited in S Limited on 30th September 19.
जल्दी मत करना बेटा। मैंने यहाँ सबसे पहले अब लिखा डेट ऑफ एक्विजिशन 30th September 19। जल्दी मत करना मतलब। उसके बाद मैंने देखा मेरी बैलेंस शीट की डेट क्या है 31st March 20। मैंने देखा मेरी बैलेंस शीट की डेट क्या है 31st March 20। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे 1st April 19 to 31st March 20 and date of acquisition is 30th September 19। इसका मतलब 6 months pre and 6 months पोस्ट एक्विजिशन ऑफ, इधर देखो बेटा, ऑफ करंट ईयर। कहने का मतलब कार्तिकेय, कहने का मतलब रिदिम, कहने का मतलब सुयश कि 1 अप्रैल यानी जो मेरे ओपनिंग प्रॉफिट्स हैं वो तो प्री में आएंगे ही आएंगे, प्लस करंट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स के प्रॉफिट भी फ्री में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द रोल ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। सो फार सो गुड पुत्र। यस लॉक कर दूं? और आप Yes, जब sir. क्लिक कर सकते हो। बिल्कुल कर सकता हूं मेरा बेटा। मैंने कहा बच्चों मैंने जो कंट्रोल एक्वायर किया वो करंट ईयर के मिडिल में किया, एग्जैक्टली इन द मिडिल। यस सर। इट मींस टिल 30th September 19 तक के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे प्री एक्विजिशन होगा। इट मींस 1 April 19 को जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे दे आर आल्सो प्री एक्विजिशन। एंड करंट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स के प्रॉफिट भी प्री एक्विजिशन होगा, लेकिन सर हमें करंट ईयर के कैसे पता चलेंगे? वो मेरी टेंशन है। बट अगर करंट ईयर का प्रॉफिट पता लग जाए तो उसका आधा प्री में और आधा पोस्ट में लिख सकते हैं ना बेटा? हाँ यस सर। लिख क्या सकते हैं? लिखना है, यस सर। ओके। बिकॉज दैट इज द रोल ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। इज दिस पॉइंट क्लियर पुत्र? यस सर। अब मेरी बारी। नाउ बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड दे रखी है, बाद में देखेंगे। ऑन 1 April 19 जो भी अब मैं आगे पढ़ूंगा वो प्री एक्विजिशन कहलाएगा या पोस्ट एक्विजिशन? Three. बिकॉज टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी है वो सारे का सारा फ्री Three. प्री। ऑलराइट, द प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ लॉस ऑफ रुपीज। 3000 तो क्या मैं यहां लिख दूं ऊपर प्री और यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, कपड़े पहना के 3000? किसी को कोई डाउट? नो सर उसके बाद थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट पढ़ूंगा, मतलब ये पॉइंट्स लिखे हैं चाहे नहीं लिखे, इम्प्लीकेशन इज सेम। मेरा पहला और आखिरी सवाल कार्तिक से, मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट कितना है? 1800 ही होगा। वही सरप्लस इज नथिंग बट P&L। मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1800 ही 1800। होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रिदिम से जो मुझे तंग कर रही थी, मैं करंट ईयर के प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करता हूं, जो मैं पहले भी बता रहा था, क्लोजिंग माइनस रिदिम, यस सर। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है? 1800। ओपनिंग कितना है? यस सर। इसका मतलब मेरे करंट ईयर के कितने प्रॉफिट्स, 4800। जिसको मैं किस में डिवाइड कर दूं, 6 मंथ्स एंड, ओके सर। तो आधा प्री और आधा पोस्ट पोस्ट। देखो मेरे करंट, इधर देखो बेटा, मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट 4800 थे, तभी तो 3000 का लॉस राइट ऑफ करने के बाद क्लोजिंग कितना बचा? 1800। यही तो उसने इंग्लिश लिखी है जो वो लिख के मुझे कंफ्यूज कर रहा है, जिस लाइन का मेरे लिए कोई रेलेवेंस ही नहीं है। देखो कहता है द फर्म हैड ए लॉस ऑफ रुपीज 3000 व्हिच वाज रिटन ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। वो अगर नहीं भी लिखा, दिस इज द assumption मेरा बच्चा, यू टेक। यस सर। सेकेंड थिंग नाउ, जब आपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स को आधा आधा इक्वली डिवाइड किया, इट मींस इनडायरेक्टली आपने ये एज्यूम किया प्रॉफिट्स आर अर्न
uniformly throughout the year. Yes, sir. Profits are earned uniformly throughout the year. Yes, sir. So ये पॉइंट लिखा है चाहे नहीं लिखा, उसका रेलेवेंस सेम है. अब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ add 6 months profit because first 6 months profit belongs to Pre. and remaining 6 months profit जिसे P&L बोलो या surplus बोलो बात एक ही है, belongs to Post. post acquisition profit, belongs to post acquisition profit. अब बड़े ध्यान से मेरी आखिरी बात सुनना. रिदम याद करो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसका आज रेलेवेंस तो नहीं है बट मुझे बताना है. अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा होता, सुयश प्लीज ध्यान देना, मैं रिदम के बाद आपसे पूछूंगा, अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व 1000 लिखा होता तो रिदम आप बताओ आप उसे क्या ट्रीट करती? 1000 प्री, 1000 पोस्ट, 1000 पोस्ट, या फिर आधा आधा, आधा प्री और आधा पोस्ट? रिदम सर मेरे को नहीं पता. कोई बात. सुयश मुझे पता है कि आप थोड़ा सा लॉस्ट हो. Sir, post. ओनली प्री. याद करो, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, मुझे पता था आप लोग भूल गए होगे, बेटा मेरे को याद दिलाना है. जनरल रिजर्व रिप्रेजेंट्स द पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. बोला था कि नहीं बोला था बच्चों? Yes, sir. जनरल रिजर्व रिप्रेजेंट्स द पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. बोला था कि नहीं बोला था बच्चों? Yes, sir. So when question is silent, it represents pre या post. Pre. Thank you. अभी क्लियर है रिदम को मेरी बात? यस सर. रिदम, मेरा एक टारगेट है, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे उसको उस चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सिखा के तो मैं रहूंगा, बार बार बोल बोल के, बट हमारे केस में जनरल रिजर्व है ही नहीं. बट ये निल लिख के मैं अपने बच्चों को ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में अगर जनरल रिजर्व दिया होता और ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता तो मैं पूरे के पूरे को क्या मान के चलता? ओपनिंग एंड हेंस प्री. कि ये जो क्लोजिंग भी आया वो सिर्फ ओपनिंग वाला ही कैरी ओवर हुआ है. दिस इज व्हाट द assumption we have to take. यस मेरा बेटा. सर सिंस ये प्री एक्विजिशन है तो ये सीओसी में माइनस होगा राइट? वो बात की बात है बेटा, वो टेंशन मत दे अभी. ओके. अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन. यस रिदम. नो डाउट सर. ओके. अब Sir, यस मेरा बेटा. sir, ये post profit and loss में हम वो 1800 ऐड नहीं करेंगे. बच्चों 1800 पोस्ट में कैसे ऐड कर दूं? वो तो क्लोजिंग बैलेंस था. मैं Closing तो बाद में हुआ ना. बेटा देखो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके ही तो करंट ईयर का प्रॉफिट आया. हाँ. तो ये हमने इसमें वो ये देखो ना बेटा, three क्यों करा? 1800 यहाँ लिखा हुआ है, माइनस 3000 यहाँ लिखा हुआ है ना पुत्र? जी सर, पर हमने 3000 उसमें करा था तो इसमें बेटा इसको, इसके जो डिफरेंस निकाला तो वो 4800 आया. इस 4800 में वो 1800 एडेड तो है मेरा बेटा. हाँ, पर उसमें वो 3000 भी तो होगा फिर. वो 3000 लॉस था, तभी तो देखो वो 3000 लॉस तो प्री में चला गया. हाँ. उसकी वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया? 4800. हाँ. अच्छा, और देखो, ठीक है, ओके. पक्का क्लियर है बेटा मेरी बात? हाँ हाँ हाँ. रिदम आपको क्लियर है? यस सर. कार्तिक? कार्तिक बेटा, कार्तिक? Yes, sir. Clear है. ओके. नाउ अब मैं आ गया बच्चों, वो चीज मैंने जो अभी तक नहीं की थी, जो जनरली मैं हमेशा सबसे पहले करता हूँ. शेयर कैपिटल कितनी है? एक शेयर कितने का है? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 6000 शेयर्स. इसमें से होल्डिंग ने कितने शेयर्स खरीदे? माइनॉरिटी के पास कितने हैं? सो दे आर इन द रेशियो ऑफ
2:1. They are in the ratio of 2:1. तो बस ठीक है, फटाफट से सब कुछ डिवाइड कर दो इन द रेशियो ऑफ होल्डिंग माइनॉरिटी. Is this clear, Karthik? Yes, so अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे? COC. Which is called cost of control. Cost. Which is called cost of control. सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं? Gross cost of investment. GCOI, मैंने फुल फॉर्म लिख दी अभी तो. ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमारे क्वेश्चन में हमारी ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? So देख के बताना. मैं दिखा रहा हूँ बेटा साथ साथ. Yes, 4,000. इसमें हम क्या ऐड करते हैं? Pre-acquisition loss. कितने एक्विजिशन लॉसेस हमारे हिस्से में आए? 400. अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? Profit. Sorry, पहले paid up. Paid up paid. share. मेरे पास कितने शेयर्स हैं, मतलब होल्डिंग के पास? 4,000. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं इस बार कुछ? नहीं सर, प्रॉफिट. लॉसेस से ऐड कर दिए तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स तो हैं. तो मैं यहां से कितना माइनस करूं? 4,000 पॉजिटिव का आया तो कॉल्ड गुडविल. अब नेक्स्ट स्टेप क्या निकालेंगे? नेक्स्ट स्टेप में कॉम्पिटिशन ऑफ माइनॉरिटी के पास कितने शेयर्स हैं? 2,000. कितने बच्चों? 2,000. ऑफ रुपीज? नहीं बच्चों, इस बार 1 रुपए का शेयर. 1. इसमें हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऐड करते थे, तो प्री एक्विजिशन लॉसेस को क्या कर दूं? हाँ बच्चों, प्लीज कंफ्यूज मत होना रिदम. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त हम प्री एक्विजिशन लॉसेस को क्या करते हैं? ऐड. बट माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते वक्त प्रॉफिट्स हैं तो बल्ले बल्ले, लॉसेस है तो माइनस. और थल्ले थल्ले. सिमिलरली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं हमारे पास. पोस्ट कितने हैं? 800. अब देखो ये वाली फिगर भी यूज हो गई, ये वाली फिगर भी यूज हो गई, ये वाली भी. और ये वाली कहाँ यूज होती है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? अब मुझे एक चीज और बतानी है जिसका आपको नोट्स टू अकाउंट जनरली बनाना पड़ता है जब आप कैलकुलेट करते हो रिजर्व एंड सरप्लस टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट. जब आप रिजर्व एंड सरप्लस की बात करोगे यहाँ पे सुयश, हमारा जर्नल रिजर्व कितना है बेटा? 4,000. और माइनॉरिटी में हमारा कोई भी, सॉरी सब्सिडरी में हमारा कोई भी शेयर नहीं. क्योंकि सब्सिडरी का जनरल रिजर्व ही नहीं था पुत्र, राइट? No sir. सरप्लस होल्डिंग लिमिटेड का अपना कितना है? 4,000. प्लस एस लिमिटेड में उसे कितना शेयर मिला? 1,600. थैंक यू वेरी मच. अब रिदिम को समझ आ गया, तभी इसकी आवाज निकली है ना पुत्र? Yes sir. थैंक यू मेरा बेटा. So the reserve and surplus to be shown in the consolidated balance sheet is 9,600. अब देखो मैं आपको बैलेंस शीट पूरी नहीं बनाऊंगा, मोटा मोटा दिखा देता हूँ.
अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, मेरे बच्चे गलती ना करें, मैं एक चीज दोबारा से बता रहा हूँ, ये 3 आइटम्स बैलेंस शीट में शो नहीं होता। नहीं हो। नाउ जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखो, शेयर कैपिटल सिर्फ किसकी आई? उसी की। रिजर्व एंड सरप्लस मैं आपको बता चुका हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया, गुडविल मैंने निकाल दिया, बाकी सब तो क्या करना है, ऐड करते जाओ और देखते जाओ, ऐड करते जाओ और लिखते जाओ। कोई डाउट बच्चों? No, sir. एनी डाउट? नो No सर। doubt. ऑल राइट, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया अपने बच्चों को, सुनना बेटा, जो मैंने नोट्स में लिखवाया था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त जो भी कॉमन डेट है मुझे उसे क्या करना है? हटाना है। अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बनने से पहले मैं आपका डेटर और आप मेरे क्रेडिटर थे, तो जब दो जिसमें एक जान हो जाएंगे तो वो डेटर और क्रेडिटर उतने से राइट ऑफ हो जाएंगे। मतलब राइट ऑफ नहीं, माइनस हो जाएगा, बिकॉज दैट्स ए कॉमन डेट। अपने आप से ही मेरे को लेना और देना हो ही नहीं सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, आ ही गया जो मैं बोल रहा था, बेस्ट है। ओके, कहता है प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी लिमिटेड। ठीक है, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 8,000 शेयर्स ऑन मार्च 19, और बैलेंस शीट कब की है? मार्च 20 की। जल्दी मत करना, मार्च 19 बोलूं या 1 अप्रैल 19 बोलूं, बात ठीक है। एक ही है। मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर कितना है? 1 अप्रैल 19 से लेके मार्च, सर बात एक क्यों है? अबे लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। भाई क्या हो गया, मार्च 19 बोलूं या 1 अप्रैल 19 बोलूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? कैसे? आगे से। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर, क्लियर है। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, प्लीज जल्दी मत करना, मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अप्रैल 19। इसका मतलब करंट ईयर के सारे प्रॉफिट, पोस्ट हो गए। करंट ईयर के सारे प्रॉफिट पोस्ट हो। ये बात क्लियर है? सुयश ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब मेरी बारी। हमने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? 8,000। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? 10,000। 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कॉल्ड 10,000 शेयर्स, जिसमें से होल्डिंग के पास कितने हैं, माइनॉरिटी के पास कितने हैं, तो दे आर इन द रेशियो ऑफ, डेट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 1 अप्रैल 19 या मार्च 19, एक ही बात है। दैट्स व्हाई द फुल करंट ईयर प्रॉफिट विल गो अंडर, बोलो बच्चों, पोस्ट एक्विजिशन। थैंक यू, द फुल करंट ईयर प्रॉफिट विल गो अंडर रिदम। ये बात क्लियर है? सर ये तो हम शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं। हाँ नहीं बच्चों, पिछले क्वेश्चन में 6 मंथ्स में डिवाइड नहीं किया था मेरा बेटा, क्योंकि मेरा कंट्रोल साल के बीच में आया था। सर उस क्वेश्चन की बजाय ऐसे ही तो कर रहे हैं, उस क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन से तो ऐसे वो ही किया। बाकी में इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि हमारे पास सारा कंट्रोल आता ही कब था? बैलेंस शीट डेट पे। बट इस क्वेश्चन में हमारा बैलेंस शीट डेट पे नहीं आया, बैलेंस शीट के बिगिनिंग पे आया, इसीलिए करंट ईयर का सारा प्रॉफिट पोस्ट में गया। स्टार्टिंग के क्वेश्चन याद करो, सारा प्रॉफिट प्री में था, पोस्ट कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहां आप कंट्रोल कर रहे थे साल के एंड पे एक्वायर। ओके सर। That's the reason we need to differentiate between pre and post, and it is the date of acquisition
which plays a crucial role in dividing the profits between Pre and post. so far so good. Okay, now मेरी बारी. हमारे पास ये देखो, ये तो डेट उसने लिख दी गधे ने, नहीं भी लिखता तो ये पूरे का पूरा क्या कहलाता? Opening balance. थैंक यू. तो क्या मैं यहाँ पे प्री में लिख सकता हूँ जनरल रिजर्व 2 लाख. उसके बाद सरप्लस का भी उसने खुद बता दिया. ओपनिंग बैलेंस कितना है लिखा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बट उसने बताया ये बैलेंस कौन सी डेट का है? 31,390. प्री एक्विजिशन. थैंक यू मेरा बेटा. और इस गधे के बच्चे ने खुद ही बता दिया पोस्ट कितना है, यानी करंट ईयर 80,000. सुनना कार्तिक, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, ये नहीं दिया होता. पता है क्या दिया होता है इसकी जगह? यहाँ पे 1 लाख. ज्यादातर क्वेश्चन में रिदम यहाँ पे 60 और 80 उसने खुद नहीं बताया होता कि ओपनिंग कितना है और करंट ईयर कितना है. यहाँ तो उसने मेरी लाइफ इजी कर दी. ज्यादातर क्वेश्चन में वो क्या देता है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,40,000. और नीचे एक इंग्लिश में लाइन लिख देता है सरप्लस ऑन 1 अप्रैल 19 60,000. तो आप 140 माइनस 60 करके करंट ईयर का निकाल लेते हो, राइट? राइट कार्तिक? कार्तिक, इज दैट क्लियर? Yes, sir, it's clear. एंड दैट इज द रीजन आज मेरी लाइफ तो आसान है, मुझे ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है. नाउ इसके अलावा तो और कोई प्रॉफिट्स है ही नहीं. इधर देखो बेटा, बिल रिसीवेबल इंक्लूड एक्सेप्टेड बाय एस, डेटर इंक्लूड ड्यू फ्रॉम एस, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट Common debt. जब मैं बिल ड्रॉ करता हूं तो मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल है, जब मैं बिल एक्सेप्ट करता हूं तो मेरे लिए वो बिल. Payable है. Payable. Liability. तो जो एच लिमिटेड का बिल रिसीवेबल है वो एस लिमिटेड का बिल. Payable है. तो एक के लिए asset है, दूसरे के लिए liability है. बट जब एच और एस दो जिसमें एक जान हो गए, मैं अपने आप का ही एसेट और अपने आप की, Liability को नहीं लिख तो सकते. मुझे कॉमन डेट दोनों तरफ से एसेट और लायबिलिटी साइड से कितना उड़ाना पड़ेगा? 10,000. सिमिलरली मेरा जो डेटर है वो एस लिमिटेड का, Creditor है. जो एच लिमिटेड का डेटर है वो एस लिमिटेड का. फिर वो creditor हुआ ना. थैंक यू. तो दोनों तरफ से डेटर और क्रेडिटर में से कितना उड़ाना पड़ेगा? 50,000. 50. थैंक यू. अभी दिखा दूंगा लास्ट में, बट इस पॉइंट का मेरे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं. नहीं है, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट नहीं करता, ये मेरे एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करता है. Yes, sir. इज दिस पॉइंट क्लियर सुयश? Yes, sir. कार्तिक? Clear. रिदम? Clear, sir. तो चक दे फट्टे फिर तो. रेशियो 4:1, 1,60,000, 40,000. होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी 48,000, 12,000. होल्डिंग माइनॉरिटी 16,000, 64,000. होल्डिंग माइनॉरिटी. कोई दिक्कत पुत्र? No, sir. और यहाँ पे हैश बनाने का मतलब क्या है, ये कहाँ पे यूज होगा? बोलो. Consolidated. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सबसे पहला मुझे क्या बनाना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. और उसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Yes. और आपकी ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चा पार्टी? इधर देखो, you have purchased the shares in S Limited at rupees 10 lakh. Is that clear?
यार Yes. बोल तो दिया करो यार। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्लियर Yes, sir. क्वेश्चन में कुछ भी प्री एक्विजिशन लॉसेस नहीं है, तो डायरेक्टली हम लेस वाली आइटम से शुरू कर लें। पेड अप शेयर कैपिटल इसके पास कितनी है? 8,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each, which is 8 lakh प्लस यहाँ पे और क्या लिखा जाता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स के नाम पे जनरल रिजर्व कितना है? 1,60,000 प्री एक्विजिशन के नाम पे सरप्लस कितना है? 648 ओल्ड बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। आज बोलना शुरू कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यूज करूंगा। ओल्ड बैलेंस शीट में कोई गुडविल, थैंक यू। ओल्ड बैलेंस शीट में कोई कैपिटल रिजर्व, नहीं है। थैंक यू। कहने का तात्पर्य आज मेरा ये जो नेगेटिव बैलेंस आया, मैं इसे क्या बोलूं? कैपिटल रिजर्व। आज ये जो मेरा नेगेटिव बैलेंस आया, मैं इसे क्या बोलूं? कैपिटल रिजर्व। अब सेकंड पॉइंट में क्या निकालेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each। माइनॉरिटी को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में जनरल रिजर्व में कितना मिला? 40,000। माइनॉरिटी को प्री एक्विजिशन सरप्लस में कितना मिला? माइनॉरिटी को पोस्ट प्रॉफिट्स के सरप्लस में कितना मिला? तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। देखो बैलेंस शीट नहीं वाली, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने ठीक निकाल दिया बेटा। इज दैट क्लियर कार्तिक? ओके, मेरी बारी। अब जरा पहली बार सुनते जाना। मेरा इधर देख बेटा, डेटर कितना है? 1 लाख प्लस 1,20,000, तो टोटल कितना बन गया? पागल है क्या? न्यू बैलेंस शीट में कितना दिखाऊंगा? समझ आया क्यों? क्योंकि कॉमन डेट कितना है? 50,000 का। सिमिलरली सुयश, क्रेडिटर का टोटल कितना है? 2 lakh. बट कितना दिखाऊंगा? 1,50,000, क्योंकि कॉमन डेट मेरा डेटर उड़ेगा, उसका क्रेडिटर उड़ेगा। तो क्योंकि मैं भी मैं हूं, यानी एच भी मैं हूं और एस भी मैं हूं। अब ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको? बैलेंस शीट देख के इधर देखो बेटा। वाई ट्रेड पेबल इज शोन 150, क्योंकि 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस कॉमन डेट 50,000। वाई ट्रेड रिसीवेबल इज शोन 170। वाई? बिकॉज कितना था बच्चों? बताओ जरा। 1 लाख प्लस 120 माइनस 50। Yes. यही था ना मतलब? इज दिस पॉइंट क्लियर बच्चा पार्टी? तो मैंने डेटर और बीआर का कॉमन डेट फिनिश कर दिया। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अब एक पॉइंट और रह गया बच्चों, 2 पॉइंट और। बाकी बैलेंस शीट तो सिर्फ ऐड करना है। मेरा बिल रिसीवेबल सामने वाले का बिल पेबल। Bill payable. मेरा बिल रिसीवेबल सामने वाले का बिल पेबल। नाउ कॉमन डेट 10,000 का था। कॉमन डेट 10,000 का था बच्चों। Yes.
इसीलिए जब आपने बीआर इन्होंने किस नाम पे बुक किया हुआ है वो देख लो बच्चों ऊपर बस, डेटर प्लस बीआर 90 माइनस, ये इन्होंने इकट्ठा क्यों नहीं किया मतलब, एक मिनट रुकना, इन्होंने उसको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में दिखा दिया है। देखो बच्चों 9th पॉइंट, बिल रिसीवेबल का इन्होंने क्या हेड बना दिया बच्चों, और इसको अगर आप समझोगे, मेरे बीआर कितने थे 80, एस लिमिटेड के कितने थे 10, और कॉमन डेट कितना था 10, इसीलिए आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस न्यू बैलेंस शीट में विच इज रिप्रेजेंटिंग बिल रिसीवेबल कितना आया उत्तर 80। उसके बाद इधर देखो कार्तिक, हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में बिल पेबल कितना था 30,000 प्लस 10,000 40,000। बट न्यू बैलेंस शीट में कितना आएगा 30, क्यों, क्योंकि मेरा बिल्स पेबल प्लस आपका बिल पेबल माइनस कॉमन डेट कितना, 30। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों। सर तो इसको किसमें शो किया, अदर करंट लायबिलिटी? अदर इन्होंने उसमें दिखाया हुआ है बच्चों, मैं तो मानता नहीं, मेरे लिए तो वो ट्रेड पेबल में, यानी इन दोनों फिगर्स को इकट्ठा दिखाना चाहिए, बट इन्होंने अब बिल्स पेबल को अदर करंट लायबिलिटी और बिल रिसीवेबल को शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में दिखाना। सर तो अगर आपके हिसाब से ट्रेड पेबल और रिसीवेबल में शो करना चाहिए, यस, तो सर हम एग्जाम में क्या करें? आप यही करो क्योंकि सब बुक्स ऐसा कर रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इज दैट क्लियर रिदम? यस। और अदर करंट लायबिलिटी में ही डालना है। यस बच्चों, ये रट्टा है, मैं कुछ नहीं कर सकता मतलब। ओके सर। बस लास्ट पॉइंट मुझे बताना है, कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू बी शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसके लिए मुझे अब अलग से आपको इनका देख के आपको शायद ना समझ आए, वो सिखाना है। आराम आराम से चलना पुत्र। हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व, इधर देखते जाना बच्चों, जर्नल रिजर्व एच लिमिटेड का कितना है सर 4 लाख, राइट। शेयर इन एस लिमिटेड कितना है 0, क्योंकि इस बार जनरल रिजर्व सारे का सारा प्री में गया था रिदम। यस सर। कार्तिक इज दैट क्लियर? हाँ यस सर, यस सर। सरप्लस, सरप्लस का एच लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख। एच लिमिटेड का करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 2 लाख, प्लस उसको शेयर इन एस लिमिटेड कितना मिला, हैशटैग कितना मिला 64,000। कोई डाउट यहां तक रिदम? नो सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सॉल्व किया था तो आपके पास कैपिटल रिजर्व कितना आया था 8,000। जब आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सॉल्व किया था तो आपके पास कैपिटल रिजर्व कितना आया था 8,000 टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, एंड हेंस रिजर्व एंड सरप्लस जो आपको न्यू बैलेंस शीट में 770 दिख रहा है वो मैंने निकाल के बता दिया। इमीडिएटली तो सारी बैलेंस शीट बता दी, बस बना के नहीं दिखाई बच्चों, मैंने सारी फिगर्स आपको समझा दी कौन सी फिगर कहाँ पे कैसे आती है। सो आज के लिए इतना काफी है, ये आप रिवाइज करेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।